यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस चैप्टर से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इससे बाद कुछ नहीं आएगा, आपका जो पीडीएफ है वो भी यहाँ से मिलेगी। कैसे मिलेगी वो मैं बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड ले या शेयर भी कर दें। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ये मस्तिष्क का जो चित्र है ये आता है पेपर में आपका, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क का जो चित्र है ये पेपर में बार बार आता है, तो इसको यहाँ से देख लेना है। किस प्रकार से ये देखना है ये वो देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये जो आगे का जो भाग होता है इतना वाला, ठीक है, ये क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। और यहाँ से ये दिखाई दे रहा है आपको ये पीछे का साइज, तो ये क्या कहलाता है? ये मध्य मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। और इधर का जो ये रह गया ये कहलाता है प्रमस्तिष्क, यानी कि प्रमस्तिष्क यानी पीछे का हो जाएगा प्रमस्तिष्क। और जो यहाँ पर नीचे की ओर जो दिया हुआ ये यहाँ से तो हो जाएगा ये मेरुरज्जु। क्या है यहाँ पर? मेरुरज्जु हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ये दिया हुआ है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क कहाँ होता है? इस पार्ट को अनुमस्तिष्क कहते हैं। ये यहाँ पे मेडुला हो जाएगा, ठीक है, मेडुला। और यहाँ पर ये पोन्स हो जाएगा। इन सबको तीनों को यानी कि मिला के इन दोनों को यहाँ से मिला के क्या बनता है? पश्चिम मस्तिष्क बनता है। क्या बनता है यहाँ से? पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका पश्चिम मस्तिष्क। किसे किसे मिला के बनता है? यहाँ पर पोन्स और मेडुला इन दोनों को मिला के बनता है पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ पर ये दी हुई है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा यानी पार्ट होता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। और यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये होता है, तो यानी जितने भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। और यहाँ से ये कपाल यानी पूरा खोपड़ी का ये पार्ट होगा, यहाँ से ये पूरा यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो मैंने ये सब कुछ बता दिया। एक बार आप चित्र का जो है यहाँ से स्ट्रक्चर बना के देख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे से आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो यहाँ से कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो आ सकती हैं वो भी देख लेते हैं हम। चित्र के माध्यम से आपको जल्दी से याद हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ से चित्र रखे हैं सबसे पहले। तो ये क्या है? हाइपोथैलेमस मैंने अभी बताया था, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस। और ये यहाँ पर पीयूष ग्रंथि बताई थी अभी। और ये होती है पीनियल ग्रंथि। यहाँ पर पीनियल ग्रंथि जो दी हुई है ये होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? जैविक घड़ी भी कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं इसे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? जो हमारे जो सुबह शाम से लेकर जो दिनचर्या होती है वो ये घड़ी याद रख रही है, यानी कि पीनियल ग्रंथि याद रखती है कि हमें कब सोच जाना है, कब खाना खाना है, कब क्या करना है। ये सभी पीनियल ग्रंथि यहाँ से संकेत करती है। तो ये यहाँ पे परावटु ग्रंथि ये यहाँ पे होती है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि ये यहाँ पे हो जाएगी। और अवटु ग्रंथि ये इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये अगन्याशय, अगन्याशय को मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी कि मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं अगन्याशय को। और ये अधिविरक यानी एड्रीनल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे होती है, दोनों पार्ट पे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगी ये यहाँ पे ये दो पार्ट में। और ये यहाँ से ब्रेसड हो जाएगी यानी टेस्टिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपोथैलेमस, जो मैंने बताया था अभी हाइपोथैलेमस। यहाँ पे पीनियल ये हो गया, पीयूष ये हो गया, यानी मेल पार्ट ये वाला है, यहाँ फीमेल पार्ट है। तो इस प्रकार से देख लेना। अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, यहाँ पे ये एक अंतर पाया है, ठीक है। कौन सा है? यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा अंतर होगा। यहाँ पे अधिविरक वगैरह, अधिविरक, अगन्याशय, थाइमस, परावटु और अवटु ये सभी सेम है, यानी सब में सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विरसड है यहाँ पे, और यहाँ पे गर्भाशय दिया हुआ है और अंडाशय होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा डिफरेंस है वो देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया ये कितने प्रकार की होती है उदाहरण सहित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया भी है कई बार। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? अनेक क्रियाएं बाहरी उद्दीपनों के कारण अनुक्रिया के रूप में होती है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। पहला पॉइंट है इसमें ये दो प्रकार की होती है। कौन सी है? पहला पॉइंट देख लेते हैं, अवंदित या प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये क्रियाएं जन्मजात होती हैं। जन्मजात का मतलब कैसे? छींकना, खांसना, तेज प्रकाश पड़ने पर पुतली का सिकुड़ना। जो आंख है, जैसे तेज प्रकाश पड़े अगर आंख पर तो पुतली सिकुड़ जाती है। पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना, ये सभी क्या है? अवबंधित, ठीक है, अवंदित या प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया है। दूसरा है अनुबंधित या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी होती है वो देख लेते हैं यहाँ से। तो ये क्रियाएं नियमित प्रशिक्षण या अधिगम यानी कि सीखने से ही हमें प्राप्त होती हैं, तो ये प्रतिवर्ती हो जाती हैं। कैसे? कौन कौन सी हैं? जैसे कि साइकिल चलाना, टाइप करना, भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये हम सब सीखी जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या है?
तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये क्या है, यहाँ पे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्र होता है। तंत्रिकाएं संवेदी अंगों से उद्दीपनों को ग्रहण करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क या मेरुरज्जु प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रेरणाओं को कार्यकर अंगों यानी इफेक्टर्स तक पहुंचा देते हैं, जिससे उद्दीपन के अनुरूप प्रतिक्रिया हो जाती है। यह कार्य अत्यंत द्रुत गति से होता है। इसके फलस्वरूप तंत्र का तंत्र उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है जिनका तुरंत होना आवश्यक होता है। यह 3 प्रकार से होता है। तंत्र का तंत्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, परिधीय तंत्र का तंत्र और स्वायत्त तंत्र का तंत्र। ठीक है, तो 3 प्रकार से होता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से मास्टर ग्रंथि। ये यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये याद कर लेना, आसानी से याद भी हो जाएंगे। ये पहला है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्या है, ये देख लेते हैं। तो मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह मस्तिष्क के अधर तल पर यानी हाइपोथैलेमस से लगी होती है। यह ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो जो मास्टर ग्रंथि हो गई यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक न खाने से मनुष्य के गले में कौन सा रोग हो जाता है, तो ये बताना है। तो कौन सा हो जाता है, घेंघा रोग यानी जिसे गोइटर रोग कहते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि आयोडीन का उपयोग करके थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित करती है। ये पॉइंट यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट है इंसुलिन के अल्प स्राव से रुधिर में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाने वाले रोग का नाम बताना है। तो बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये भी क्वेश्चन पाया जाता है। ठीक है, इसका पूछा जाता है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाओं से स्रावित होती हैं। इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। और बीटा कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भाग लेती हैं। ठीक है, यहाँ से ये याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो कौन कौन से, नलिका विहीन ग्रंथियां जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं से हार्मोन स्रावित होते हैं। शरीर में इनका वितरण रक्त द्वारा होता है। हार्मोन शरीर के अंतः वातावरण को स्थिर बनाए रखने एवं जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं। कौन कौन से उदाहरण हो गया इसका, थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, यहाँ से इसका उदाहरण बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इनका नियंत्रण कौन करता है। अनेक क्रियाएं बाह्य उद्दीपनों के कारण अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स के रूप में होती हैं। इन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये क्रियाएं रीढ़ रज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय क्या है, तो क्या है, शरीर के बाह्य तथा अंतः वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करके तंत्रिकाओं द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने वाली रचनाओं को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरुरज्जु क्या है, इसके द्वारा कौन सा कार्य संचालित किया जाता है यानी नियंत्रित किया जाता है। तो मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये क्या है, लंबी एवं बेलनाकार मेरुरज्जु कशेरुक दंड में स्थित होती है। इसके पृष्ठ तथा अधर संग से क्रमशः संवेदी तंत्रिका एवं प्रेरक यानी मोटर तंत्रिका निकलकर मेरु तंत्रिका बनाती है। मेरुरज्जु के मध्य में केंद्रीय नाल यानी कि न्यूरोसील होती है। मेरुरज्जु के चारों ओर 3 परतों से बना आवरण पाया जाता है। अब यहाँ से देख लेते हैं मेरुरज्जु का चित्र। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बना लेना है एक बार। और यहाँ पे होता है पृष्ठविदर, यहाँ पे होता है मृदतानिका, यहाँ पे पृष्ठमूल, पृष्ठ संग है ये दृढ़तानिका है। दूसरा द्रव्य हो गया यहाँ पे श्वेत द्रव्य, प्रतिपृष्ठ विदर हो जाएगा, प्रतिपृष्ठ श्रृंग, केंद्रीय नाल और पार्श्व श्रृंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डायग्राम देख लेना एक बार। अब हम देख लेते तंत्र का तंत्र यानी कि जो तंत्र का कोशिका वाला चित्र जो था ऊपर, तो वो देख लेते एक बार। तो ये पूरा दिखा देता हूँ यहाँ से जिससे आसानी हो सके। तो ये देख लेना, ठीक है, जूम करके देख लेना, थोड़ा सा यहाँ से दिया हुआ ये चित्र इस प्रकार से। तो ये कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा वृक्षकांत यानी द्रमिका, ये कोशिका का यहाँ पे होता है। ये केंद्रक जो बीच में जो है ये वो केंद्रक है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या बना है, कोशिका का है, ये केंद्रक हो गया। फिर कोशिका द्रव्य होता है इसमें, फिर ये वृक्षिका हो गया, फिर तंत्रिका छय यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे तंत्रिका छद यानी न्यूरिलेमा हो जाएगा। ये माइलिन हो जाएगा यानी कि जो ये सित है ये माइलिन सित बोलते हैं इसे, माइलिन सित। ठीक है, तो ये हो जाएगा।
अगली तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से ये निर्माण हो जाएगा। पेशी, युग्मनाल, वृक्षकांत, इस प्रकार से ये देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हार्मोन और एंजाइम में अंतर। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले हार्मोन को समझ लेते हैं, हार्मोन होता क्या है। ठीक है, तो हार्मोन क्या है यहाँ पे, यह हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विशिष्ट रासायनिक पदार्थ जिनके द्वारा जीवधारी के शरीर में रासायनिक समन्वय होता है, हार्मोन कहलाते हैं। और विकर क्या होता है, विकर को इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइम। बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विशिष्ट प्रोटीन जो रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, विकर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से देख लें। अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। तो 4 डिफरेंस है, यहाँ से याद कर लेना है। पहला है हार्मोन में ये प्रोटीन एमिनो अम्ल स्टेरॉयड व्युत्पन्न करते हैं। क्या क्या करते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्ल और स्टेरॉयड व्युत्पन्न करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, कोलॉइडी प्रोटीन होते हैं, ये कोलॉइडी प्रोटीन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनका अणुभार कम होता है, और एंजाइम में क्या है, इनका अणुभार अधिक होता है। हार्मोन में क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। स्रावित का मतलब सीक्रेट होते हैं। ठीक है, निकलते हैं यानी कि वहाँ से। नेक्स्ट है ये क्रिया के पश्चात विघटित हो जाते हैं, इनका पुनः उपयोग नहीं होता है। एंजाइम में क्या है, ये क्रिया के पश्चात ज्यों के त्यों बच जाते हैं, इनका पुनः उपयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। ये देख लीजिए यहाँ से। तो इसका पहला पॉइंट है यहाँ पे अनैच्छिक में इनका नियंत्रण मध्य तथा पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है। इन क्रियाओं पर तंत्र का दोहरा नियंत्रण होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, हृदय स्पंदन दर यानी हार्ट बीट रेट, श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेशन रेट हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया में क्या है, इनका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। क्रियाओं के संपन्न होने पर इनकी सूचना मस्तिष्क को प्रेषित कर दी जाती है। एग्जाम्पल क्या है, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने से हाथ का हटना, यानी गर्म वस्तु है उस पर हाथ रख जाए तो तुरंत हटा लेते हैं। पलक झपकना, उबासी लेना, खांसना, छींकना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से अंतःस्रावी और बहिस्रावी में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, पहला पॉइंट है बहिस्रावी में ये संबंधित एपिथेलियमी स्तरों से सकरी नलिकाओं द्वारा जुड़ी रहती है। अंतःस्रावी में ये संबंधित एपिथेलियम से नहीं जुड़ी रहती, यानी कि इसमें क्या है, एपिथेलियमी स्तरों से जुड़ी रहती है और ये नहीं जुड़ी होती है। दूसरा पॉइंट है बहिस्रावी में ये स्रावित पदार्थों को नलिकाओं द्वारा अंग विशेष में पहुंचाती है। इधर है ये स्रावित पदार्थों को रक्त के माध्यम से वितरित करती है। तीसरा पॉइंट है इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं बहिस्रावी में, और अंतःस्रावी में क्या है, ये नलिका विहीन ग्रंथियां इन्हें कहते हैं। चौथा पॉइंट है बहिस्रावी में इन ग्रंथियों में विभिन्न पदार्थ स्रावित होते हैं, और इधर क्या है, इन ग्रंथियों में हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, यानी अंतःस्रावी में केवल हार्मोन स्रावित होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। बहिस्रावी का एग्जाम्पल क्या है, लाल ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि। अंतःस्रावी का क्या है, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। ये यहाँ से हो जाएगा अंतःस्रावी बहिस्रावी में। अब यहाँ से देख लेते हैं एक बड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे पादप हार्मोन। पादप हार्मोन के नाम बताने कौन कौन से होते हैं, इनका काम क्या है वो देखना है यहाँ से। अब तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पादप हार्मोन, ये विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो जड़ या तने के शीर्ष से स्रावित होते हैं और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, डोर्मिन और एथिलीन। डोर्मिन को एब्सिसिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं हम पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन वाले में क्या है, ये जड़ या तने के शीर्ष से स्रावित कार्बनिक पदार्थ है। ये मुख्यतया कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अनेक संश्लेषित रसायन जैसे कि कौन कौन से, ऑक्सीजन की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के उपयोग। उपयोग कौन कौन से ये देख लेते हैं यहाँ से, उपयोग कौन कौन से। ठीक है, तो ये उपयोग दिए हुए हैं तो इनको देख लेना है एक बार। तो ये ऑक्सीजन के उपयोग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। कम से कम 3 उपयोग इसमें से बोर्ड एग्जाम में आपको करके आने हैं। ठीक है, तो 3 करके आने हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर इसे एक बार लिख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से ये दिए हुए हैं, तो 6 उपयोग दिए हुए हैं। ठीक है, तो 6 में से आपको कम से कम 3 करके आने हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। यहाँ से जल्दी से मैं बता देता हूँ क्या क्या है।
सबसे पहले ये क्या करता है ऑक्सिन, ये करता है पत्तियों एवं परिपक्वन से पूर्व फलों के विलगन, यानी कि जो फल होते हैं उनको पहले ही यहाँ से हटा देता है, पत्तियों और फलों को। और दूसरा यहाँ से क्या है, ये 2,4-D जैसे ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है यहाँ से, किसके लिए, वीड एरेडिकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या है, इसकी खोज कुरोसावा ने की थी। ठीक है, याबता और सुमिकी ने इन्हें जिब्रेला नामक कवक से प्राप्त किया। 2 पॉइंट याद रख रहे हैं, जिब्रेलिन की खोज किसने की, कुरोसावा ने, और याबता और सुमिकी ने इनका नाम क्या रखा, जिब्रेला नामक कवक से प्राप्त किया था। ठीक है, उपयोग क्या क्या है इसके, ये देख लीजिए यहाँ से, अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं। यहाँ से भी 3 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से ये दिखा देता हूँ यहाँ से, एक बार स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख लीजिए इसका और एक बार लिख लीजिए इसे। ठीक है, और क्या करता है, ये अंगूरों का आकार एवं गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में जिबरेलिन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नींबू, संतरा आदि फलों में अधिक संख्या में ये पाया जाता है। ठीक है, ये भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनेन, यानी नेक्स्ट हेडिंग है साइटोकाइनेन। साइटोकाइनेन में क्या करना है, यहाँ से कोशिका विभाजन एवं वृद्धि को प्रेरित करती है, यानी साइटोकाइनेन क्या करता है, कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट में यहाँ से याद रख लेना है। ठीक है, और ये कृत्रिम ऊतक संवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डोरमेन, जैसे मैंने एब्सिसिक एसिड बताया था, ये ऑक्सिन तथा जिबरेलिन के प्रभाव को अवरोधित करते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेना। एथिलीन क्या है, यह एक गैसीय पादप हार्मोन है, यह वृद्धि रोधक का कार्य करता है। एथिलीन क्या करता है, वृद्धि रोधक, यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों को पकाने में कौन मदद करता है, तो एथिलीन करता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रख लेना है। अब ये महत्व दिया गया है, महत्व को आपको खुद देख लेना है, यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अच्छे से। तो इतना मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, इससे ज़्यादा आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो आपको एक बार रिवीजन और कर लेना है, पेपर के समय पे एक बार अच्छे से रिवीजन में कराऊंगा, तो वहाँ से भी देख लेना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए इसमें सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताना है। टेलीग्राम चैनल पे आपका इसका PDF मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।